ठीक है बेटा। हाँ जिसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हों। ओके मैम। हाँ चलिए, और कोई बताना चाहता है? अच्छा, शारीरिक कमजोरी और विकलांग, इसमें दोनों में कुछ अंतर है? यस मैम। कौन बोलेगा? हाथ हाथ खड़ा करिए। यस मैम। विकलांग में हाँ, केवल मुझे प्रज्वल का हाथ दिख रहा है। हाँ प्रज्वल बताइए। मैम विकलांग बचपन से ही होता है और शारीरिक कमजोरी बचपन से नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, विकलांग बचपन से ही होता है ऐसा नहीं है। कई बार हम बाद में विकलांग। हाँ, और कोई? हाँ, अनन्या बताना चाह रही हैं। अनन्या प्लीज बताइए बेटा। विकलांग का मतलब जैसे किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। हाँ देखिए, विकलांग का अर्थ होता है बेटा जिसमें किसी अंग की कमी होती है ना? जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, किसी के पैर कटा हुआ है ना? इस टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकलांग। जिसका कोई अंग भंग होता है ना? जिसका ये अंग है ना, हमारे कान नाक आंख ये सब हमारे अंग है ना? हाथ पैर ये अंग है, शरीर के अंग हैं, शरीर के भाग हैं। हमारे शरीर के भाग में कुछ ये टूटा फूट होती है या कुछ कटा वटा होता है या नहीं होता है, उसे हम कहते हैं विकलांग। और शारीरिक कमजोरी हमारी विकलांग पतलापन है ना? हमारे अंदर जो बीमारी है या हम दुबले पतले हैं वो शारीरिक कमजोरी। तो शारीरिक कमजोरी और विकलांगता में अंतर पता होना चाहिए आपको, है ना? विकलांग ये होता है कि कोई हमारे जितने भी अंग हैं वो एकदम सही नहीं होना, है ना? उसमें कोई कमी होना। ठीक है, जैसे मेरे कोई हाथ है, किसी का भी कोई हाथ नहीं होता या टूटा होता, किसी के पैर नहीं होता, है ना? किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का एक कान नहीं होता, ये सब विकलांगता में आते हैं, है ना? किसी भी अंग भंग होना विकलांगता है। आपको पता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो विकलांग होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से जिंदगी जीते हैं, एक आम इंसान से ज्यादा अच्छे होते हैं वो। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। हाँ, अभी मैं भविष्य अभी आपसे पूछूंगी, है ना? अभी हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, है ना? ऐसे बहुत से होते हैं। आपने देखा है जो मोदी जी हैं उन्होंने विकलांग को एक नाम दिया, नया नाम दिया, दिव्यांग। क्या नाम दिया? दिव्यांग। अपनी सीट पे ही रह के बोलिए आप सब लोग, दिव्यांग। दिव्यांग। माइक बंद करके बोलिए, माइक माइक बंद करके बोलिए। दिव्यांग। दिव्यांग, दिव्य माने अनो। अभी तक क्या होता था बेटा, विकलांगों को लोग ऐसी, सुनिए बेटा, विकलांगों को हम ऐसी दृष्टि से देखते थे, अरे दया की दृष्टि से देखते थे उनको, है ना? अरे ये तो इसके पैर नहीं है क्या, इसके हाथ नहीं है क्या? हम कभी भी उनको उनकी दृष्टि से नहीं देखते थे कि वो क्या सोचते हैं, है ना? तो ये किसी को विकलांग असहाय समझना, किसी पे दया करना, ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि हो सकता है आज मेरे किसी के भी एक हाथ नहीं है लेकिन वो हमसे दूसरी फील्ड में बहुत आगे हो, बहुत अच्छा कर रहा हो। जरूरी नहीं है किसी के पैर नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसके पास दिमाग तो है, वो और दूसरी चीजें कर सकता है ना? तो उनको लोग ऐसी दृष्टि से देखते थे, ऐसी नजर से देखते थे, अरे ये तो असहाय, या उन पे दया करते थे या उनको सम्मान नहीं देते थे। तो जब ये देखा गया तो मोदी जी ने उनको एक नया नाम दिया, उनको नाम दिया दिव्यांग। दिव्यांग, दिव्य माने अनोखे, अच्छे, अलग, जिनके अंग हैं।
तो विकलांग और दिव्यांग दोनों में अंतर करने से ही एक मानसिक जो हमारी सोच है वो बदल जाती है ना। दिव्यांग तो हमको लगता है नहीं, इसके लिए तो इतने अच्छे विकलांग की जगह दिव्यांग का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। ये वही आपने देखा है, कई होते हैं अंधे होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे, आप सारे गामा भी देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, उसमें एक अंधा है वो जो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, है ना। बहुत अच्छे चेयर बुनते हैं वो लोग। बहुत ऐसे ऐसे काम हैं जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, लेकिन वो हमसे अच्छा करते हैं। कभी आप नेट पे सर्च करना कि विकलांग का जो वो होता है, ओलंपिक्स होते हैं, इनके गेम्स भी होते हैं, उसमें वो जीतते हैं, उनके अंदर उत्साह होता है, वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो हम सब पूरे शरीर पूरे अंग वाले काम नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारे सब कुछ है तो भी हम इतने अनोखे काम नहीं कर पाते जो दिव्यांग लोग कर लेते हैं। तो हमें कभी भी इनको ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, दया नहीं कर सकते, दया आती है उन पे, नहीं। हमें उनका मनोबल बनाना चाहिए, हमें उन्हें उत्साह देना चाहिए, हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि नहीं, आप भी हमारी तरह हैं, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, है ना। तो कभी भी किसी को असहाय नहीं समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। कोई एक फील्ड में होता है, कोई दूसरा फील्ड में होता है, तो हमें उन गुणों को पहचानना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप सब में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कुछ होगी, कोई किसी चीज में बहुत माहिर होगा, कोई दूसरी चीज में माहिर होगा, तो आप अपने गुणों को आगे ले जाइए, उस पर काम करिए, उस पे कैसे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज की आपको आवश्यकता है, उस विषय पे काम करिए, ठीक है। क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई हुनर होता है बेटा, और उस हुनर को तराश के ही हम आगे बड़े कलाकार बनते हैं, बड़े इंसान बनते हैं, जो भी है हमको मिलता है ना। ऐसे एक बच्चा था हमारी क्लास में 5th में, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, अपूर्व वार्ष्णेय, है ना। वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, आजकल मैं उसका देखती हूँ, उसने वो फोटोज डालता है, बहुत अच्छे स्केच बनाने लग गया है वो। तो ऐसे एक कोई होगा जो बहुत अच्छा डांस कर रहा होगा, एक होगा जो बहुत अच्छा खेल रहा होगा, एक होगा जो हर एक का गुण में, हर एक में अलग अलग हुनर होगा। आप उस हुनर को अपने को खत्म मत करिए, उसको तराशिए, उसमें आगे बढ़िए। बहुत लाइन्स हैं आपको आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो एक ऐसी ही बच्ची की कहानी है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आपको बहुत प्रेरणा देगी, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपने को अरे हमें क्या, नहीं, आप सीखिए, आप उस लेसन से सीखना कि आपको तो ईश्वर ने भगवान की दया से सब कुछ दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा वातावरण में आप लोग रह रहे हैं, आपको सारे आपके अंग अच्छे हैं, सब कुछ दिया है ईश्वर ने। फिर हम अपना समय क्यों गलत बातों में लगाएं, है ना। हम क्यों ना अच्छे अच्छे काम करें, हम क्यों ना अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, ताकि अपने माँ बाप का रोशन नाम कर सकें, है ना। तो ईश्वर का को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको सब कुछ मिल रहा है, आप आज ऐसे पढ़ रहे हैं, आपके माता पिता ये सुविधा आपको दे पा रहे हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं बेटा गांव में जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं है, हैं, वो भी तो कोशिश करके आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो आपको अपने समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ना है। ये जो कहानी है, ये आप, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि कैसे एक बच्ची जिसके पैर नहीं है और वो कैसे जिसके हाथ नहीं है, वो कैसे अपने जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, और कैसे उसमें वो माहिर हुई है, और कैसे उसने अपना नाम कमाया है। ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आप सब लोगों को पेंसिल रबर अपना साथ में रखिए, है ना, और हम लोग ये पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अभी तक की बात समझ में आ गई सबको?
अब सब लोग बेटा ध्यान से लेसन पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका एमसीक्यू वगैरह बनता है वो लेसन के बीच में से बनता है ना। एमसीक्यू होंगे आपके, अब आपके घर बैठे बैठे बहुत सारे एग्जाम्स होते रहेंगे, हर महीने एग्जाम होना है। तो आपको अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो आप एमसीक्यू के जवाब दे सकते हैं, है ना। एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके जवाब आप दे सकते हैं। और अगर आपने लेसन ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान से लेसन को पढ़ेंगे, उंगली रख के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ो, स्टार्ट करूं? ऑल ऑफ यू रेडी? चलो। यस मैम। मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती, मलमली क्या है? एक कपड़ा होता है मलमल का, उसकी धोती, धोती समझते हैं साड़ी, धोती का मतलब क्या है? साड़ी। जो मलमली धोती थे, बादामी रंग खिल उठा था। बादामी रंग समझते हैं? बादाम से के जैसे रंग का, है ना। जो बादाम का जैसा रंग होता है उसको बोलते हैं बादामी, ठीक है। तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। खिल उठा मतलब चमक गया था एकदम। कैसे? किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, क्योंकि उस धोती के किनारों पर कढ़ाई की गई हुई थी। कसूती टाका है बेटा, आपने देखा है ना, जब हम कढ़ाई करते हैं तो अलग अलग टाके लगते हैं उसमें, हले एक जंजीर टाका, कसूती टाका, ऐसे अलग अलग टाके होते हैं, अलग अलग तरह के उसमें स्टिचिंग होती है कढ़ाई में, है ना। रिद्धिश आप पढ़ रही हैं बेटा? ध्यान से देखिए बेटा बुक में। तो वो कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल बनी हुई थी, ठीक है बेटा। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। और साड़ी का जो पल्लू होता है उस पे कौन सा टाका लगा हुआ था? भरवा टाका लगा हुआ था, भरवा स्टिचिंग था। फिर देखिए, सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। मलमल की धोती में जो उन्होंने बेल बूटी बनाई थी उससे जान आ गई थी। मतलब गुड्डा की तेरी काली भी हो जाएगी, फिर तो कहीं पे पानी और इसका पटाखा जलेगा भी नहीं। माइक म्यूट करिए दक्षिता। तो बेटा क्या हुआ था, जो मलमल की धोती थी उसमें भरवा और कसूती टाकों से जो कढ़ाई की गई थी उससे धोती बहुत सुंदर दिखने लग गई थी। इतनी बात सबको समझ आ गई? बुक में देखो इश्मिता। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अनूठी माने अनोखी, मिसाल माने उदाहरण। मैं आपको इनके शब्दार्थ भेजूंगी, ठीक है। तो इला की हिम्मत थी, ये जो उसने कढ़ाई हुई की थी, अलग ही उसकी मिसाल थी, अलग ही उदाहरण थी। क्यों अलग थी? कढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या अलग बात थी? लेकिन जो अलग बात थी वो हमें आगे पता चलेगी। चलिए पेज पलट लीजिए। अभी एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं कुछ बच्चों से रीडिंग करा लूंगी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, इला कितने साल की थी, ये आपको कहां से मिलेगा? अगर आपने लेसन ध्यान से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। या एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैम 26 मतलब 26 साल की इला, अगर ऐसे आ जाए इला कहाँ रहती थी, तो इला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसलिए लेसन को ध्यान से पढ़िए। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आ गया इला का बचपन कहाँ बीता, तो आपको ये आंसर आना चाहिए, अमरेली गांव के में अपनी नानी के यहाँ बीता, ठीक है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। सांझ का मतलब होता है शाम, लिख लीजिए वहीं, शाम।
सांझ का मतलब होता है बेटा शाम। मैम ये हमारे 4th क्लास में भी आया था। हाँ बेटा, मैंने आपको 4th में भी पढ़ाया था। नहीं, सांझ शाम। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। शाम के समय मोहल्ले के जो बच्चे थे वो घर से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। क्या क्या खेल खेलते थे बेटा? कुछ तो मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें बना देते थे, कुछ तो मिट्टी से खेलते थे, कुछ पत्तों से पिटपिटी बजाते थे। वो आप पत्तों से बजाते ना सीटी, वो बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते थे जो पत्थर से खेले जाते हैं। हमारे टाइम पे गिट्टे खेलते थे हम लोग। हम जब छोटे थे ना तो हम लोग, आपको आपकी मम्मी वगैरह को पता होगा, गिट्टे 5 लेते थे और उसको उछाल उछाल के खेलते थे हम पत्थरों से। हाँ, गिट्टे खेलते थे, है ना। और टूटे फूटे ठीकरे बिटोर कर पिट्ठू खेलते थे। बेटा ठीकरे क्या होता है? मिट्टी के बर्तन के जो टूटे टूटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे मटका टूट गया या सुराही टूट गई, मिट्टी का कुछ भी टूट गया, तो पिट्ठू खेलते थे। उनको एक के ऊपर एक जोड़ के फिर गेंद से मारते थे, वो पिट्ठू कहलाता है। आप लोग भी पिट्ठू तो जानते होंगे ना, खेलते हैं? खेलते हैं। आप लोग पत्थर जोड़ लेते हैं, आप लोग हाँ सितोलिया बोलते हैं जिसको, पिट्ठू भी बोलते हैं। अभी आप लोग पत्थर रख लेते हैं। ये बच्चे क्या रखते थे? मिट्टी के टुकड़े के जो बर्तन होते थे ना, उनको जोड़ते थे, क्योंकि वो जल्दी से जम जाते हैं। जब इन खेलों से मन अब आगे सब उंगली रख लीजिए। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। स्वर माने होता है बेटा आवाज। स्वर माने आवाज। अब देखिए, जब खेल खेल के मन थक जाता तो वो क्या करते? पेड़ों की डालियों पे झूला डालकर, पेड़ों की डालियों पे झूला डल जाता था पहले। और पेंगे, पेंगे कहते हैं जब हम उसको ऊंचे ऊंचे ले जाते हैं ना झूले को, पेंगे कहलाता है धक्का देता है। हाँ, जब झूले को ऊंचा ले जाते हैं वो पेंगे कहलाते हैं। यूं पैर से यूं ठक मार के फिर ऊपर ले जाते हैं हम, वो पेंगे कहलाता है। और फिर ऊंची आवाज में गाना गाते थे झूले पे बैठ के। बेटा पहले जमाने में क्या, अभी भी गांव में आप जाओगे ना तो, या आपकी मम्मी वगैरह जब तीज बनाती होंगी कभी देखना, वो पेड़ पे झूला डाल के उस पे सारी लेडीज जो होती हैं वो एक के बाद एक झूलती हैं और गाने गाती हैं। अभी भी तीज का त्योहार हमारे ऐसे ही मनाया जाता है। तो ये बच्चे भी क्या करते थे? झूला डालते थे और झूले पे पेंगे से ऊंचा ले जाते थे उसको, और फिर गाना गाते थे। क्या गाना गाते थे? कच्चे नीम की नीबोरी सावन जल्दी अइयो रे। क्या गाना गाते थे? कच्चे नीम की नीबोरी सावन जल्दी अइयो रे, सावन जल्दी अइयो रे। सावन एक महीने का नाम है। अभी यहाँ नहीं करो, है ना, नहीं अभी है ना। सावन महीने का नाम है। सावन का महीना वो होता है जब बारिश आनी शुरू हो जाती है ना, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, उसमें झूलते हैं। उस मौसम में लोग घेवर खाते हैं, फेनी खाते हैं और झूला झूलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ रही हूँ। इला गाने में तो उनका साथ देती। अब इला जो लड़की थी वो गाना तो गाती थी उनके साथ, है ना। हाँ, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। पेंगे मतलब झूला नहीं झूल पाती थी। क्यों? क्योंकि वो झूले की रस्सी नहीं पकड़ पाती थी ना।
उसके हाथ टेढ़े थे हाँ, इसलिए। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। तो बच्ची मन ही मन सोचती थी कि मैं भी ऐसा क्यों कुछ नहीं कर पाती। उसको दुख लगता था इस बात का कि वो सारे बच्चों की तरह झूल नहीं पा रही है। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला, क्योंकि वो उनकी दोस्त थी, तो भाई इला भी खेले। तो वो क्या करती थी, कभी कभी पकड़म पकड़ाई और विष अमृत का गेम खेलती थी उनके साथ। ये विष अमृत कौन सा गेम है? बर्फ पानी। विष अमृत या आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। विष ऊपर बर्फ पानी का खेल। विष अमृत कोई जानता है तो बताइए। बर्फ पानी का खेल। सुनिए, हमको जवाब मिल रहा है। अनन्या बता रही है, बताइए विष अमृत कौन सा गेम होता है? कहते बर्फ पानी का खेल, जिसे आप बर्फ पानी कहते हैं बेटा। और मैम चेन तोड़। हाँ, तो वो कोई भी गेम खेलने में जो पैरों से दौड़ने का काम तो कर लेती थी वो, है ना, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों? क्योंकि धप्पा तो हम हाथ से करते हैं, ऐसे धप्पा, है ना। अब उसके तो हाथ थे नहीं, तो वो दौड़ने का काम तो कर लेती थी, पर जैसे ही धप्पा देने की बात आती थी तो वो निराश हो जाती थी। निराश बेटा आशा का उल्टा निराशा, है ना। तो वो दुखी हो जाती थी, उदास हो जाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी थी, मतलब जिद पकड़ रखी थी। ठानना, जिद पकड़ना, अटल रहना अपनी बात पर। मतलब उसका हाथ उठते ही नहीं थे। उसके हाथ ने तो जैसे ठान ही ली थी, जिद ही पकड़ ली थी कि मुझे उठने ही नहीं है ना। वो बिना निराश हो जाती थी, धप्पा नहीं दे पाती थी। मैम उसके हाथ में क्या हुआ था? उसके हाथ नहीं थे बेटा, आगे पढ़िए, बहुत मोटिवेट करने वाली कहानी है ये आपको। देखिए, इस बच्चे के हाथ नहीं है, लेकिन ये जीवन में क्या क्या करती है। आपको लगेगा कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी अब कुछ अच्छा नहीं करते हैं, है ना। आप इससे मोटिवेट होंगे, आप इससे प्रेरणा लीजिए, आप इससे ये सोचिए कि नहीं, आगे मुझे ये काम करने हैं। जब एक बच्ची जिसके हाथ नहीं है वो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं, है ना। आगे देखिए बेटा, शाबाश। यहाँ इला पे पढ़ रही हूं मैं, सब अपनी मैं पूछूंगी लास्ट वर्ड क्या था, तो आपको सबको पता होना चाहिए। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला को लगा कि नहीं, ये चुनौती है मेरे हाथ नहीं है तो क्या, मुझे कुछ तो करना है। अब उसने क्या कर लिया, उसको एक चुनौती मान लिया कि नहीं, मैं इस पे विजय प्राप्त करके रहूंगी। क्या हुआ, मेरे हाथ नहीं है तो। ठीक है, वंशिका अपना माइक वो कर लीजिएगा। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथ से करते हैं। जितने भी काम हम जो हाथ से करते हैं, उसने क्या करना शुरू किया बेटा, उसे पैरों से चलाते। ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर निकालिए। पेन को पेड़ से चलाते। आप अपने लेसन जहाँ शुरू हुआ है वो पिक्चर निकालिए। मैंने देख ली। देखो वो कैसे कर रही है काम, पेड़ से लिख रही है। और ये बेटा रियल स्टोरी है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये रियल है, वास्तव में है। देख लिया? चलिए आप पेज पलटिए। ये देखिए, यहां पढ़ रही हूं मैं, दाल भात खाना। भात माने चावल, भात माने
लिख लीजिए आप, अपनी बुक में लिखा करिए, और जो मैं भेजूंगी उसे कॉपी में लिखेंगे। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना। फर्श बुहारना मतलब झाड़ू लगाना। फर्श बुहारना का मतलब, यहाँ बुहारना मतलब झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना। कपड़े धोना, देखो कितने काम कर रही है वो लड़की, अखिलेश बुक में देखो। तरकारी काटना, तरकारी कहते हैं सब्जी, तरकारी माने सब्जी, तरकारी काटना। यहां तक कि तख्ती पर लिखना, है ना। तख्ती, पहले जमाने में एक तख्ती होती थी जो आपकी अब कॉपी बन गई है, उस पर लिखना, ये भी काम वो करने लगी थी। किससे करने लगी थी? अपने हाथों की जगह किससे करने लगी थी? पैरों से। किससे करने लगी थी? हाँ बेटा, वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड, पैरों से, है ना। पैरों से। रिद्धि किससे करने लगी थी बेटा? पैरों से। हाँ शाबाश, वेरी गुड, पैरों से। प्रिशा पैरों से। एकता, आपने उसकी हिम्मत देखी, जो काम हम हाथों से कर रहे हैं वो काम वो किससे कर रही थी? पैरों से। और ऐसा वो क्यों कर पाई? क्योंकि उसने अपनी शारीरिक कमजोरी को, अपनी विकलांगता को चुनौती माना। उसने भी आ गया था। हाँ, उसने उस पर विजय प्राप्त करने की सोची। हाँ, उसने ये नहीं, उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे ही दूसरों के भरोसे रहूंगी तो कब तक जीवन चलाऊंगी। तो उसने उसको एक चुनौती मान लिया कि मेरे हाथ नहीं है तो क्या, मैं पैरों से काम करूंगी। और उसने ये सारे, कितने टफ काम है, क्या आप सोच सकते हैं कि झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, है, ये सारे काम पैरों से कर सकते हैं। लिखने का काम, वाओ, है ना। ऐसे थम्स अप करो इला के लिए, यस, है ना। कितनी चुनौती मतलब भरे काम कर रही थी वो। मैम, हाँ बेटा। मैम ईरा तो उसका रियल नेम था क्या? हाँ, इला, इला ही नाम था उसका बेटा। चलिए अब देखिए क्या हुआ। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। ऐसे बच्चों को दाखिला देने में भी परेशानी होती है ना। जो मैनेजमेंट होता है वो कहता है नहीं साहब, इस बच्चे को कैसे, क्या करेगी, कैसे पढ़ेगी, इस टाइप के उसको परेशानी आई, है ना। मैम प्लीज पढ़िए बेटा, बुक में देखिए। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कई जगह तो भाई ये था कि ये लड़की जो है, इसके हाथ नहीं है, इसकी सामान उठाने, इसकी सुरक्षा को कोई इसको धक्का दे गया तो इसको, मतलब उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कई जगह तो, वहां के मैनेजमेंट को, वहां के प्रिंसिपल को, वहां के टीचर्स को, कि इसको, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होगा हमको। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, गति माने चाल, गति माने चाल, कहीं बेटा ये था कि इसके जो काम करने की गति है, क्योंकि वो तो पैरों से लिखती थी। अब पैरों से लिखना, पैरों इतना जल्दी थोड़ी लिख पाते हैं, पैरों से लिखती है, यही बहुत बड़ी बात है पैरों से। तो कहीं कहीं लोग कहते थे ये तो बहुत धीरे धीरे लिखेगी, तो एडमिशन नहीं देते थे कि नहीं हम ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन ये गलत बात थी ना। चलिए किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। अब कोई कोई दंग माने हैरान, दंग माने हैरान। कोई कोई काम तो बेटा वो पैरों से बहुत जल्दी से कर लेती थी, फुर्ती से कर लेती थी, और कि
लोग कहे अरे ये पैरों से इतनी जल्दी कर रही है, ऐसा वाला। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना, हार मानना। हार मानना बेटा, हार मानना। तो वो मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत तो बेटा आती थी, लेकिन वो दिक्कतों से परेशानियों से हार नहीं मानती थी, वो उनका सामना करती थी। जो भी मुसीबत आती थी, जो भी परेशानी आती थी, वो उसको हार ना मान के उनका सामना करती थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं कक्षा की परीक्षा में को पास नहीं कर पाई। उसने 10th तक पढ़ाई भी की बेटा। कितनी बड़ी बात है कि उसने 10th तक पढ़ाई की, लेकिन वो पास नहीं हो पाई, मतलब वो फेल हो गई। अब क्यों फेल हो गई, इसका भी कारण है, क्योंकि बच्ची बेचारी को पेपर लिखना आता सब कुछ है, लेकिन लिखने की गति तो उसकी धीरे थी, है ना, क्योंकि वो पैरों से लिखती थी, तो वो इतना तेज तेज जल्दी जल्दी नहीं लिख पाती थी। तो क्या हुआ बेटा, देखिए, इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। इला के अतिरिक्त माने अलग से समय। उसको ये नहीं मालूम था कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें 3 घंटे के बाद 5 मिनट भी नहीं देते, 2 मिनट भी नहीं देते। 3 घंटा तो 3 घंटे में ही आपको पेपर वापस देना होता है ना। आपने देखा है ना कि जो भी आपकी बेल बजती है उससे पहले आप लोग तो अपना पेपर पहले से कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे बेटा, तो पेपर पूरा करना एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है और पेपर लेंथी होता है वो। तो ये बात उसको नहीं पता थी कि 3 घंटे के बाद भी समय मिलेगा तो मैं पेपर पूरा कर लूंगी, है ना। ये बात उसको नहीं मालूम थी। उसे लगता था कि 3 घंटे के बाद भी मुझे समय मिल जाएगा, लेकिन 3 घंटे के बाद समय नहीं मिलता है, तो उसका पेपर पूरा नहीं हुआ। उसे एक व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी, जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। बेटा, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको लिखने में दिक्कत होती है ना, ऐसे बच्चों को क्या होता है, एक लिखने वाला मिल जाता है। जैसे मैं एग्जाम दे रही हूँ, है ना, और मुझे लिखने में कोई दिक्कत है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, या मेरा हाथ टूट गया है या कुछ हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति किसी एक उसको लेके जा सकते हैं। वो उस क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए जो दूसरी क्लास का हो, अपने से बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस क्लास का नहीं हो, है ना। तो वो एक ऐसे इंसान को ले जा सकता है, वो बोलता जाता है और वो लिखता जाता है, उसके लिखने का काम कर देता है वो। ये सुविधा बोर्ड के एग्जाम्स में आपको दी जाती है ना, कि अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ तबीयत आपकी ज्यादा खराब हो गई है, तो आप एग्जाम में जाइए, आप बोलते जाइए, एक बच्चा आपके साथ, जो भी आप जिसको भी साथ लेके गए, वो आपका पेपर लिखता रहता है। ठीक है, ये सुविधा बोर्ड देता है ताकि उस बच्चे का साल खराब ना हो जाए, है ना। उस बच्चे की, नहीं तो अगर वो एग्जाम नहीं दे पाएगा तो उसका पूरा ईयर खराब हो जाएगा, उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में उसको ये सुविधा दी जाती है कि आप किसी को अपने साथ ले आइए, वो आपकी जगह पेपर लिख देगा आपका। समझ आ गया। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम अभी हो गया है। आप यहां तक की रीडिंग बेटा दोबारा करेंगे। ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी, ठीक है? प्रॉमिस। ओके मैम, ओके। टीचर साइड प्लीज। ओके रुको बेटा, रुको। लिसन बेटा, कोई भी क्लास छोड़ेगा नहीं। आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, उसमें लिखा आ जाता है इसने इतने बजे क्लास छोड़ दी। प्लीज डोंट लीव द क्लास, डोंट लीव, ओके। आपको नहीं तो यहाँ पे हमारे पास हम ये रिकॉर्डिंग करके
ने कितनी देर आपकी क्लास छोड़ दी? प्लीज आप क्लास नहीं छोड़िए, है ना, पहले सारी बात सुनिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। अभी आपने देखो, इला को देखा, इला को देखा, इला ने हार नहीं मानी, उसके हाथ नहीं थे बेटा, हाथ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाथ के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। और उस बच्ची ने हाथ के बिना वो सारे काम किए जो हमारा हाथ होते हुए भी कई बच्चे नहीं करते होंगे, है ना। नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, हम यही बहाना लगा देते हैं, है ना। तो ठीक है ना ईमानी? हाँ, तो ये हम में जज्बा होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी कार्य नामुमकिन नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। तो ये लेसन आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा? आप दोबारा पढ़िएगा बेटा, आप पढ़ेंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा अभी, ठीक है। तो अभी कोई बाय बाय नहीं करेगा, मैंने बोला ना आपको, बाय ऐसे बाय बाय नहीं करना है बेटा, वो बहुत अजीब सा लगता है ना। तो सारे एक साथ चिल्लाना शुरू हो जाते हैं आप लोग, बाय मैडम, बाय मैडम। अभी 1 मिनट रुकिए।